खबर तह तक पर दिखाई जाने वाली सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं, वह फिल्म है 10 नंबरी। 1976 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर आई इस फिल्म ने तहलका मचा दिया था और इस फिल्म का निर्देशन किया था मदन मोहन ने। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे मनोज कुमार और हेमा मालिनी, जबकि विलेन की मुख्य भूमिका में प्राणनाथ थे और इसके अलावा सहायक विलेन की भूमिका में ओम शिवपुरी थी। अन्य सहायक कलाकारों की बात करें तो इसमें कामिनी कौशल, प्राण और बिंदु प्रमुख थी। इन सभी लोगों के सम्यक प्रयास का यह प्रतिफल था कि यह फिल्म 10 नंबरी न सिर्फ वर्ष 1976 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी, बल्कि 70 के दशक के 10 फिल्मों की सूची में भी यह शामिल थी और अब तक बने फिल्मों की 100 फिल्मों की सूचियों में यह 47वें स्थान पर विराजमान है, कमाई के मामले में भी और दर्शक के जुटाने के मामले में भी। यह फिल्म अपने दृश्यांकनों के लिए तो विशेष रूप से जाना ही जाता है। इसके अलावा इस फिल्म को इसके प्रमुख डायलॉग और श्रुति मधुर गीत, नृत्य और संगीत के लिए भी जाना जाता है। बात इस फिल्म के कुछ डायलॉग की जाए तो उसमें से प्रमुख डायलॉग हैं, यह मत भूलो कि तुम एक फरार मुजरिम हो और इस मुजरिम के बनाने के पीछे का वजह तुम हो। रोजी का पिता तो इस नकली नोट छापने वाले गिरोह का अपराधी का सरगना हो नहीं सकता, नहीं तो वह अपनी ही बेटी को धोबी घाट में क्यों कैद कर रखता। इस नकली गिरोह के सरगना रोजी का बाप का भी कोई बाप है। मैंने कहा था ना कि 5वां आएगा तो मेरी उंगलियां भी विद्रोह कर देंगी। खतरों में तो तुम पलकर बड़े ही हुए हो बरखुरदार, और अब वक्त आ गया है खतरों से खेलने का और यह बताने का कि नकली नोट के गिरोह का असली सरगना कौन है। बात इस फिल्म के श्रुति मधुर संगीत की जाए तो इसमें प्रमुख गाने में से कुछ को मैं आपके लिए गुनगुनाता हूँ। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधु, बात कहूँ मैं खड़ी कि दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी, कि दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। यो 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 प्रेम करूं बड़ा बुरा, माका नका हो भाई माका नका, ये बात कोई मेरी माँ ने कहा, माका नका माका नका माका नका, प्रेम करूं बड़ा बुरा, माका नका हो भाई माका नका। ना तुम हो यार आलू ना मैं हूँ यार गोभी, ना तुम हो यार आलू ना मैं हूँ यार गोभी, तुम भी यार धोबी और मैं भी यार धोबी, ना तुम हो यार आलू ना मैं हूँ यार गोभी। जान तूने बड़ा काम किया है, मुझे दगा दे के बड़ा नाम किया है,
अब देख यहाँ क्या काम देख ले ओ जान, थोड़ा सा तू मेरा भी कमाल देख ले ओ जान, थोड़ा सा तू मेरा भी कमाल देख ले। दिलरुबा दिल्ली वाली, दिलरुबा दिल्ली वाली, दिल वालों में आ गई, नशा चढ़ के छा गई, दिलरुबा दिल्ली वाली। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, न जाने क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको, मेरे दिल में दर्द रहता है। अब आइए जानते हैं फिल्म 10 नंबरी की क्या है पूरी कहानी। फिल्म 10 नंबरी की कहानी की शुरुआत इंस्पेक्टर शिवनाथ, जिसकी भूमिका अभि भट्टाचार्य ने निभाई है, के द्वारा कुछ भागते हुए अपराधियों को पकड़ने से होती है। ये अपराधी नकली नोटों और नकली दवाओं को बाजार में चलाने से संबंध रखते हैं। मुंबई में जहां पैसों और पहुंच और अपराध के बल पर ऐसे धंधे खूब फलते फूलते हैं, वहां अचानक ऐसे मामले में बड़ी गिरफ्तारियों के होने से पूरे मुंबई के अपराध जगत में हड़कंप मच जाता है। एक दिन इंस्पेक्टर शिवनाथ का दोस्त करमचंद, जिसकी भूमिका ओम शिवपुरी ने निभाई है, वह अपनी पत्नी सुंदरी, जिसकी भूमिका हेमा मालिनी ने निभाई है, उसके साथ इंस्पेक्टर शिवनाथ के घर आता है। करमचंद की पत्नी सुंदरी और इंस्पेक्टर शिवनाथ की पत्नी राधा, जिसकी भूमिका कामिनी कौशल ने निभाई है, वह दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। राधा का एक लड़का अर्जुन है, जिसकी भूमिका बड़ा होने पर मनोज कुमार ने निभाई है। इंस्पेक्टर शिवनाथ सभी लोगों को अंदर जाने के लिए कहता है ताकि वह अपने दोस्त करमचंद से कुछ विशेष बातें कर सके। इंस्पेक्टर शिवनाथ करमचंद से कहता है कि नकली नोटों और दवाइयों के धंधेबाजों को गिरफ्तार किए जाने के बाद मुझे पता चला है कि तुम भी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से इस धंधेबाजों से जुड़े हुए हो। तब करमचंद ऐसे मामले में हर बात बोलने से पहले पूरी सच्चाइयों का पता लगाकर ही कुछ बोलने की सलाह एकनाथ को देता है और फिर वह अपने परिवार के साथ वहां से चला आता है। इंस्पेक्टर शिवनाथ के घर लौटने के बाद करमचंद अब अपने दोस्त इंस्पेक्टर शिवनाथ को ही इस मामले में फंसाने की एक योजना बना रहा है और इसमें उसकी मदद एक दूसरे इंस्पेक्टर जयचंद, जिसकी भूमिका प्रेमनाथ ने निभाई है, वह करता है ताकि ये लोग अपना धंधा बेरोक टोक चलाता रहे। इसी क्रम में वह नकली नोटों से भरे एक बैग को अपने मातहत एक अपराधी के द्वारा इंस्पेक्टर शिवनाथ के घर में चोरी छिपे भिजवाता है और उस अपराधी की हत्या एक दूसरे अपराधी के द्वारा जहर दिलवाकर करवा देता है। फिर वह पुलिस थाने में फ़ोन करता है कि अगर हकीकत में नकली नोटों के कारोबारियों को पकड़ना है तो इसी समय इंस्पेक्टर शिवनाथ के घर में पुलिस रेड करे तो उसे सारी बातों की जानकारी मिल जाएगी, यहाँ कौन नकली नोटों और कौन नकली दवाओं के कारोबार को संचालित करता है। तब इंस्पेक्टर जयचंद उसकी बातों पर विश्वास कर शिवनाथ के घर पर छापा मारती है और हकीकत में उसे यहाँ नकली नोटों का एक बड़ा भंडार मिलता है। साथ ही यहाँ उसे एक सुसाइड नोट भी मिलता है जिसमें यह लिखा होता है कि इंस्पेक्टर शिवनाथ इस धंधे में मेरा बार बार ब्लैकमेल कर मुझसे नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। अब यह हद से ज़्यादा हो गया है और इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। इस मामले को उजागर होने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर शिवनाथ के लाख अपने आप को निर्दोष बताने के बावजूद गिरफ्तार कर उसे अदालत में प्रस्तुत कर देता है, जहां से उसे 4 वर्षों की सज़ा होती है। अदालत में इस मामले में चल रही कार्रवाई के दौरान एक दिन करमचंद की पत्नी सुंदरी उससे यह कहती है कि वह न्यायालय जाकर सारी बातें सच सच बता देगी, जिससे इंस्पेक्टर शिवनाथ बरी हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए अपने बच्चों को लेकर अदालत की तरफ निकलती है। तब करमचंद अपने एक अपराधी को भेजकर बीच रास्ते में ही सुंदरी की जान ले लेता है। हालांकि वह अपराधी को करमचंद नहीं भेजता है बल्कि जयचंद भेजता है और वह उस बच्चे को जान से नहीं मारता, उसे एक अन्य अपराधी के पास सुरक्षित रखने की बात कहकर दे आता है। एक दिन अर्जुन जिसकी भूमिका मनोज कुमार ने निभाई है, अपने पिता इंस्पेक्टर शिवनाथ से मिलने जाता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि उसके पिता जेल से भाग गए हैं। इधर पति इंस्पेक्टर शिवनाथ के ईमानदार होने के बावजूद नकली नोटों और दवाइयों के कारोबार करने के मामले में फंस जाने को लेकर
उसकी पत्नी राधा मानसिक रूप से बीमार पड़ जाती है। उसकी हरकतों से बच्चे उसे पागल समझने लगते हैं और उसके ऊपर कंकड़ पत्थर से प्रहार कर खुशियां मनाते हैं। इस घटना को देखकर राधा का बेटा अर्जुन मर्माहत हो जाता है। फिर वह पत्थरों से कुछ बच्चों का सर फोड़ देता है। मामला पुलिस थाने तक जाती है। शुरुआती कुछ अपराध के लिए पुलिस उसे छोड़ देती है, लेकिन बार बार उसके द्वारा इस प्रकार की घटना किए जाने को देखते हुए पुलिस उसे अदालत में प्रस्तुत करती है, जहां उसे 2 वर्ष की जेल की सज़ा होती है। साथ ही उसके अपराध को रिकॉर्ड के 10 नंबर में डाल दिया जाता है। यानी अब उसे निर्धारित समय पर पुलिस थाने में जाकर अपनी बेगुनाही का सबूत देते रहना पड़ेगा कि वह इस समय कोई अपराध नहीं कर रहा है। अर्जुन की मां राधा जो पागल है, वह इस समय एक पागल खाने में रह रही है। एक दिन जब वह बड़ी कैंची लेकर लोगों का गला काटने के लिए दौड़ रही होती है तो वहाँ भगदड़ मच जाता है। तब अर्जुन वहाँ आता है और अपनी माँ से कहता है कि अगर तुम्हें किसी का गला काटना ही है तो फिर मेरा गला काटो। इसके बाद वह उस कैंची से अर्जुन का गला काटने के लिए दौड़ती है। तब तक पागल खाना का संरक्षक उसे पकड़ लेता है। अर्जुन पागल खाना के डॉक्टर से जाकर मिलता है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे पिता के साथ घटी किसी दुर्घटना के कारण ही इसने अपना मानसिक संतुलन खोया है। अपने पति से मिलने पर इसका यह पागलपन खत्म हो सकता है। तब अर्जुन पिता को लेकर ज़्यादा कुछ यादें नहीं रहने की बातें बताते हुए इतना ही याद रहने की बात कहता है कि किसी अपराध में फंसा दिए जाने के बाद पुलिस उसके पिताजी को जेल ले जा रही थी। माँ उसके निर्दोष होने की दुहाई देकर उसे छोड़ने की गुहार लगा रही थी, लेकिन पुलिस हम दोनों माँ बेटे को उससे अलग कर उन्हें जेल ले गई। इसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। तब डॉक्टर कहता है कि जैसे भी हो उसे अपने पिता को ढूंढना ही होगा। इस पर अर्जुन कहता है कि पता भी नहीं कि वह जिंदा भी हैं या नहीं। इस बीच वहाँ पास्कल, जिसके यहाँ बचपन में अर्जुन शराब पीने वालों की जूठी गिलास धो धोकर बड़ा हुआ था, वह वहाँ आता है और उससे मारपीट छोड़ने के लिए कहता है। पहले तो अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जब उसके पिता और माता की दुहाई दी जाती है तब वह इसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब वह खुद को 10 नंबरी की डॉन वाली पहली छवि से हटकर 10 नंबरी की एक नई छवि अख्तियार करता है। इसके सभी नंबर के गुणों का बखान वह एक गाना के माध्यम से करता है। 10 नंबरी जहाँ रहता है वहाँ इस समय 2 हत्या की घटनाएं घटी हैं। एक गंगू की जो गरीब है और दूसरा जौहरी सेठ जो अमीर है। इस मामले में थाने का हवलदार उसे पुलिस थाना बुलाने के लिए आता है। इस हवलदार की भूमिका प्राण ने निभाई है। नया होने के कारण वह 10 नंबरी के ठिकाने पर ही आकर एक व्यक्ति से 10 नंबरी का पता पूछता है, तो उसे ऊपरी कमरे में 10 नंबरी यानी अर्जुन के होने की बात बताता है। हवलदार करण सिंह बादशाह, जिसकी भूमिका प्राण ने निभाई है, वह पुलिस थाने में 10 नंबरी के बुलाने की सूचना देने के लिए जब 10 नंबरी के कमरे में जाता है तो देखता है कि वहाँ एक वृद्ध सज्जन अपनी बेटी के साथ आया हुआ है। वह इस बात के लिए 10 नंबरी की दुआएं देते हुए कहता है कि तुम्हारा नाम लेने पर मेरी बेटी की जहाँ संबंध होने वाला था और जो तिलक में पैसे की मांग को लेकर लगभग टूटने की कगार पर था, वह बच गया। तब 10 नंबरी कहता है कि उसके बाद अब उन्हें किस बात की चिंता है। इस पर वह कहता है कि विदाई पर लड़की की माँ ने कुछ तोहफे देने के लिए कहा था, लेकिन मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तब 10 नंबरी उसे कहता है कि तुम जाकर शादी की तैयारी करो और सब व्यवस्था हो जाएगा। इस दृश्य को देख रहा हवलदार कहता है कि यह तो पता चल गया कि तुम ही 10 नंबरी हो। इस पर 10 नंबरी कहता है और इससे यह भी पता चल गया कि तुम यहाँ नए आए हो। फिर वह उसके साथ पुलिस थाना आ जाता है। थाने पर बड़ा साहब यानी जयचंद 10 नंबरी से जौहरी सेठ की हत्या की जानकारी पुलिस की मदद करने के लिए कहता है। तो 10 नंबरी कहता है कि वह जौहरी सेठ की हत्या के मामले में उसकी तभी मदद करेगा जब पुलिस गंगू गरीब की हत्या के मामले में भी छानबीन करेगी। ताश के पत्ते की खेल से लोगों का धन लूटने वाली एक लड़की रोजमेरी फर्नांडिस, जिसकी भूमिका हेमा मालिनी ने निभाई है, वह एक दिन इसी तरह लोगों के ताश के धंधे से लूट रही होती है। थोड़ा सा भी अगर कोई इधर उधर करता है तो वह सीटी बजाकर अपने कुछ गुंडे को बुला लेती है। फिर सब मिलकर उसके पैसे तो लूट ही लेते हैं, उसकी अच्छी खासी मरम्मत भी कर देते हैं। फिर वह इन पैसों से फल खरीद कर अपने घर में बूढ़े और बीमार बाप के पास जाती है, जो अक्सर शराब पीते रहता है। वह उसका शराब का बोतल छीनकर उसे फल खाने के लिए कहती है। तब उसके पिता कहते हैं कि अब तो मैं ज़्यादा दिनों तक बचने वाला नहीं, क्यों नहीं तुम किसी अच्छे लड़के को देखकर शादी कर लेती हो। इस पर वह कहती है कि मैं तो एक बार जिसे देख लेती हूँ वह आइसक्रीम की तरह पिघल कर मेरे पैरों पर गिर जाता है, तो क्या मैं ऐसे पैरों पर गिरने वाले से शादी करूँगी। इसके बाद जब वह अगले दिन ताश के धंधे में लगी होती है तो 10 नंबरी यानी अर्जुन वहाँ आ जाता है और 100 रुपये का दांव लगा देता है। पहले तो
वह कभी इसे नकली और कभी 2 नंबर के होने की बात बताकर पैसे लौटा देती है, लेकिन जब वह फिर तीसरा नोट देकर ताश का पत्ता पलटने के लिए कहता है तो रोज़मेरी पत्ते नहीं पलटती है बल्कि सीटी बजाकर अपने गुंडे को बुला लेती है। लेकिन 10 नंबरी की आवाज़ सुनकर वे सारे गुंडे भाग जाते हैं और 10 नंबरी ताश का पत्ता पलटकर रानी दिखा देता है और उसे अपनी जेब में रख लेता है। मांगने पर उसके सारे वह कहता है कि अब तक जब तक उसके रुपये नहीं लौटाए जाते तब तक रानी उसके पॉकेट में ऐसे ही राज करते रहेगी। रोज़मेरी वहाँ से भाग जाती है और 10 नंबरी की हत्या की योजना बनाने के लिए उसके आशिक रहे 2 मर्डरर के पास जाती है। 10 नंबरी का नाम सुनकर उस दोनों के भी हाथ पांव फूलने लगते हैं। तब वह उसे एक योजना बताती है कि वह 10 नंबरी के पास्कल के घर वाले ठिकाने पर जाकर किस प्रकार से लोगों का ध्यान भटका देगी और इसी का फ़ायदा उठाकर उस दोनों में से कोई या दोनों मिलकर 10 नंबरी की हत्या कर देगा और वहाँ किसी को कोई शक भी नहीं होगा। तयशुदा कार्यक्रम के अंतर्गत रोज़मेरी फर्नांडिस और उसके दोनों कथित आशिक पास्कल के अड्डे पर पहुँचते हैं जहाँ शराब का दौर चल रहा होता है। 10 नंबरी भी वहाँ मौजूद रहती है। रोज़मेरी एक गाना गाते हुए सबको शराब पिला पिला कर मदमस्त कर देती है। इसी दरमियान उसके साथ आए दोनों मर्डरर 10 नंबरी पर चाकू से वार कर देता है, जिसे 10 नंबरी हाथ से पकड़कर पास्कल को देता है कि सब्जी बनाने के काम आएगी। फिर वह उन दोनों मर्डरर की तरफ देखता है जो उसकी तरफ लड़ने के लिए बढ़ रहा होता है। 10 नंबरी कहता है कि मुझसे लड़ने से पहले मेरा पुराना हिसाब चुकता कर दो। और इसी क्रम में जब वो बताता है कि उस दोनों में से एक बीरू ने इसके पैसे मार दिए हैं, तब वह उसकी बहन पर भी गलत निगाह रखता था और गलत हरकत किया था जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। तब वह दोनों मर्डरर आपस में ही लड़ने लग जाता है और लड़ते लड़ते वहाँ से भाग जाता है। इससे पहले 10 नंबरी उसे एक कीमती घड़ी लेकर पास्कल को दे देता है कि यहाँ जितनी टूट फूट इस लोगों के द्वारा मचाई गई उसकी मरम्मत हो जाएगी। फिर वह रोज़मेरी फर्नांडिस की तरफ मुखातिब होकर कहता है कि तुम बताओ कि तुमने यह सब क्यों किया। इस पर वह कहती है कि उसने कुछ ऐसा नहीं किया, वह दोनों पहले ही से इसे मारने की योजना बना रहे थे। कहते थे कि वह बिना कुछ किए ही उसकी अवैध कमाई में 50% से अधिक का पैसा ले लेता है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि वह तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दे। इसके बाद 10 नंबरी उसे इस बार माफ़ करते हुए कहता है कि पहली बार तुम्हें माफ़ कर दिया, अब आगे ऐसी हरकत करोगी तो ठीक नहीं होगा। इस बीच 10 नंबरी के क्षेत्र में कार से 2 व्यक्ति आता है। उसमें से एक व्यक्ति कहता है कि यहाँ स्मगलिंग के धंधेबाजों को 10 नंबरी टैक्स देना पड़ता है, नहीं तो पूरा माल भी जाएगा और ऊपर से जमकर धुनाई भी होगी। फिर वे वहाँ पर रुपया धर देते हैं और अर्जुन इसे लेकर उस वृद्ध सज्जन को दे देता है जो अपनी बेटी की शादी में मदद मांगने इसके पास आया था। अपने आशिक गुंडों से अर्जुन को मरवाने में नाकामयाब रहने के बाद रानी यानी रोज़मेरी फर्नांडिस दूसरे दिन एक दुकान पर सौदा खरीदने आती है और दाल की बोरी में सेंध लगाकर अंदर ही अंदर दाल निकाल लेती है। फिर भाव नहीं पटने को लेकर बहस करती है, जिससे गुस्सा कर दुकानदार उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद जब दुकानदार दूसरे लड़के को सामान देता है तो अंदर ही अंदर बोरी खाली होती देख उसके मन में शंका होती है। तब उस लड़के को डांटता है चोरी करने के लिए और वह लड़का कहता है कि रोज़मेरी यहाँ से सामान लेकर गायब हो गई और वही यहाँ पर खाली है जिससे ये गिर रहा है। तब दुकानदार रोज़मेरी के पीछे चोर चोर की आवाज़ लगाते हुए दौड़ पड़ता है। इससे बचने के लिए रोज़मेरी फर्नांडिस एक पागल खाने के सामने लगी एक गाड़ी के बगल में छुप जाती है। इसे यहाँ छुपा हुआ देख अर्जुन की माँ राधा जो उस पागल खाने में रह रही थी दौड़कर उसके पास आती है और नृत्य मुद्रा में रहते हुए कहती है कि वह हेमा मालिनी का रोल निभा रही है और इसलिए रिहर्सल कर रही है। इसके बाद एकाएक उसके मन में कुछ ख्याल आते हैं और वह उसे सुंदरी सुंदरी कहकर पुकारने लगती है। तब तक दुकानदार और पुलिस के वहाँ आ जाने की वजह से रोज़मेरी भाग जाती है। जब पागल खाने के डॉक्टर को इस बात की जानकारी मिलती है तब वह अर्जुन को बुलाकर कहता है कि पहली बार उसकी माँ की ज़िंदगी में सुधार आने के लक्षण दिखने लगे हैं, लेकिन इसके लिए उस लड़की को यहाँ लेकर आना ज़रूरी है जिसे यह सुंदरी सुंदरी कहकर पुकारती थी। अर्जुन अपने स्तर से इस बात की जानकारी लगा लेता है कि वह लड़की रोज़मेरी है और जब वह उसे अस्पताल आने के लिए बुलाने जाता है तो वह उसे नखरे दिखाते हुए कहती है कि वह तो गोवा शिफ्ट हो रही है। तब अर्जुन कहता है कि गोवा शिफ्ट होने से पहले उसे पुलिस थाना में शिफ्ट होना पड़ेगा। फिर वह हवलदार करण सिंह को वहाँ बुला लेता है जो रानी यानी रोज़मेरी पर कई प्रकार के अभियोग लगाते हुए जेल ले जाने की बात करता है। और तब रोज़मेरी फर्नांडिस अर्जुन से अकेले में बात करने जाती है और इस बात को लेकर
सहमति प्राप्त कर लेती है कि अगले दिन वह 10 बजे उसके साथ अस्पताल जाएगी और वहाँ से आकर गोवा चली जाएगी। निर्धारित समय पर अर्जुन रोजमेरी को साथ लेकर अस्पताल आता है। यहाँ अस्पताल का चिकित्सक उससे सुंदरी को लेकर सवाल करता है तो वह कुछ भी बताने में असमर्थ हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर उसे सुंदरी के रूप में राधा के पास जाने के लिए कहते हैं ताकि इस बात की जानकारी लग सके आखिर क्यों उसे किस बात का सदमा लगा है। तब वह सुंदरी बनकर राधा के पास जाती है। राधा उसे देखकर भाव विह्वल हो जाती है। जब सुंदरी बनी रोजमेरी इस घटना को लेकर कुछ नहीं बता पाती है तो राधा खुद ही बताती है कि उसने ही तो कहा था कि वह उसके पति को निर्दोष साबित कर देगी। तब सुंदरी बनी रोजमेरी कहती है कि तुम्हारे बेटे अर्जुन के रहते तुम्हारे पति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस पर राधा कहती है कि बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन अर्जुन तो अभी छोटा बच्चा है। अब तुम ही बताओ कि भला वह छोटा सा बच्चा कैसे अपने पिता को निर्दोष साबित करेगा। सुंदरी बनी रोजमेरी द्वारा अर्जुन को बड़ा बताए जाने पर राधा कहती है कि तुम तो रोज़ उसे दूध पिलाती थी, फिर कैसे कहती को बड़ा हो गया है। साथ ही वह इस बात को भी दोहराती है कि तुमने मुझे यह भी कहा था कि मैं उसके पति शिवनाथ भैया के अपराधी को जानती हूँ और उसे बचा लूँगी। फिर तुमने अपने ही ऊपर सारे काम करने की जिम्मेवारी लेकर हमसे मुंह फेर लिया, यहाँ तक कि तुमने हम लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। इस दुनिया में मेरा अर्जुन के सिवा और कोई नहीं जो दिन रात पागलों की तरह अपने पिता की तलाश में जेल का चक्कर काटता रहता है। मेरी मदद करो, मेरे पति को बेकसूर सिद्ध करवा कर उन्हें जेल से छुड़ा लो। इसे देखकर डॉक्टर अर्जुन से कहता है कि अगर रोज़ मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गई तो उसकी माँ को ठीक कर देगा। इस घटना को लेकर अर्जुन रोजमेरी फर्नांडिस से विनती करता है कि गोवा जाने की जगह वो अगर इसकी माँ की तबीयत ठीक करने में मदद कर दे तो वह ज़िंदगी भर उसका आभारी रहेगा। साथ ही उसने रोजमेरी से कहा कि तुम मेरी जान लेना चाहती थी ना, अगर मेरी माँ ठीक हो गई तो मैं अपनी जान तुम्हारे नाम कुर्बान कर दूंगा। इसके अलावा वह यह भी वादा करता है कि किसी भी मुसीबत में पड़ने पर वह जब भी इसे बुलाएगी वह दौड़ा चला जाएगा। इसके बाद रोजमेरी क्रिसमस के त्यौहार का रंगारंग कार्यक्रम में हिस्सा लेने आती है, लेकिन यहाँ उसका मन अर्जुन पर टिका हुआ है। उसे अन्य मनस्क देख उसकी सहेली उसे किसी से प्यार होने के बारे में पूछती है। तब वह अपनी सहेली से पूछती है कि प्यार में क्या क्या होता है। फिर वह मन नहीं लगने, भूख नहीं लगने जैसी कई बातें बताती है। इस पर रोजमेरी कहती है कि उससे तो सचमुच ही प्यार हो गया। इसे प्रदर्शित करने के लिए वो अर्जुन को वहाँ बुला लेती है और दिल का दौरा पड़ने का बहाना बनाकर ज़मीन पर लेट जाती है। तब अर्जुन कहता है कि इसे दिल का दौरा नहीं बल्कि मिर्गी का दौरा पड़ा है और इसके लिए जूते सुंघाने होंगे। उसके ऐसा कहते ही रोजमेरी उठ जाती है और फिर वह एक गाना के माध्यम से अपने प्रेम का प्रदर्शन करती है। अभी यहाँ यह सब चल ही रहा था कि तभी अर्जुन का एक आदमी इस संदेशे के साथ वहाँ आता है कि जिस लड़की की शादी में उसने मदद की थी वह शादी तो टूट ही गई, उल्टे उसके पिता को नकली नोट रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उसे नकली नोटों के सरगना का पता लगाने के लिए उसकी खूब पिटाई कर रहा है, लेकिन वह मार खा कर भी किसी का नाम नहीं बता रहा है। इधर अर्जुन उस व्यक्ति के पास जाता है जिसने उसे नकली नोट दिए थे। अर्जुन उसे नकली नोट चलाने वाले के बारे में जानकारी प्राप्त करता है कि वह एक होटल में रहता है। अर्जुन यहाँ से निकलकर सीधा थाना जाकर हवलदार करण सिंह से मिलता है और उसे थाना के कैश चैम्बर में से नकली नोट निकालकर उसकी जगह असली नोट जमा करने के लिए कहता है। शुरुआत में वो ऐसे करने से हिचकिचाता है, लेकिन ऐसा न करने पर जब अर्जुन उसे सबक सिखाने की धमकी देता है तब वह ऐसा करने के लिए राजी हो जाता है। जब वह थाने में कैश चैम्बर में से नकली नोट निकालकर असली नोट भर रहा था तब एक दूसरा पुलिस ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था, जिसने मामले के उजागर होने का डर हो गया था। लेकिन जमानदार करण सिंह ने चाकू दिखाकर उसे धमकाते हुए कहा कि अगर उसने कहीं भी मुंह खोला तो वह अपने बेटे और बेटियों के से हाथ धो लेगा, और तब उसने कुछ बताने से तौबा कर लिया था। न्यायालय में जब नकली नोट की जांच करने पर वह असली निकलता है तो पुलिस महकमा की काफ़ी बदनामी होती है और अभियुक्त को रिहा कर दिया जाता है। इससे गुस्सा कर पुलिस अधीक्षक उस थाने के इंचार्ज को भला बुरा कहता है। साथ ही उसे रिजर्व बैंक से पहले इस बात की हकीकत नहीं कराने के लिए भी काफ़ी फटकार लगाता है। तभी वह पुलिस जिसने हवलदार को नकली नोट बदलते हुए देखा था वह पुलिस के थाना इंचार्ज को सारी बातें बता देता है। तभी एक दूसरा पुलिस थाना इंचार्ज को हवलदार करण सिंह की छुट्टी की एक अर्जी देता है, लेकिन वह छुट्टी की अर्जी नहीं होकर एक धमकी भरा पत्र होता है जिसमें उसे बताया जाता है कि थाना का इंचार्ज होने के कारण सारी जवाबदेही उसके ही माथे पर पड़ेगी, इसलिए बेहतर है कि इस घटना के आगे बढ़ाने की जगह वह ऐसे यहीं विराम दे दे। अंत में करण सिंह खुद को उसका चिंतक बताता है। मामले की गहराई को समझते हुए थाना इंचार्ज उस पत्र को फाड़ देता है और आगे कोई भी कदम उठाना नहीं चाहता।
इधर एक अपराधी फर्नांडिस के घर आता है और रोजमेरी फर्नांडिस को उसे सौंप देने के लिए कहता है। वह कहता है कि उसने ही रोजमेरी फर्नांडिस को, जो असल में एक सेठ की बेटी है, उसे चुराकर उसके पास रखने दिया था। अब वह उसे लेने आ गया है। इस पर फर्नांडिस रोजमेरी को किसी अपराधी को देने से इनकार करता है। तब वह फर्नांडिस को चाकू मार देता है और रोजमेरी को जबरन अपने साथ ले जाता है। हालांकि रोजमेरी उसकी पिटाई करना शुरू कर देती है। इस बीच अर्जुन को कोई बता देता है कि फर्नांडिस को कोई मार रहा है। जब अर्जुन वहां पहुंचता है तो फर्नांडिस को मृत पाता है। इस बीच वह अपराधी रोजमेरी को लेकर वहां से भागकर अपने घर में रस्सी से बांध कर रख सेठ करमचंद के पास आता है और उसे उसकी गुम हो गई बेटी का पता चलने की बात बताता है। सबूत के तौर पर वह रोजमेरी फर्नांडिस की एक फ़ोटो उसे दिखाता है, जो उसको उसकी पत्नी सुंदरी से बिल्कुल मेल खाती है। या वही लड़की होती है जिसे अपराधी ने सुंदरी के कत्ल करने के वक्त ले जाकर फर्नांडिस को पालने के लिए दिया था। सेठ रोजमेरी को पहचानने के लिए वह 2 लाख में सौदा तय करता है। वहाँ से वह अपराधी वापस अपना घर आता है और रोजमेरी के बंधन को खोलते हुए कहता है कि जाओ, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दी। फिर वह अपनी हवस बताता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें पाने के लिए मुझे 2 लाख रुपये दिए, लेकिन तुम मुझे क्या दोगी। और ऐसा कहकर वह उसकी अपनी हवस मिटाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। इस बीच रोजमेरी उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगती है। वह अपराधी बार बार उसे धमकाता है कि उसे उस चंगुल से कोई नहीं बचा पाता, लेकिन तभी वहाँ एक फ़कीर आ जाता है और उस अपराधी को पीटना प्रारंभ कर देता है। अपराधी भी उसे पीटता है और अंत में फ़कीर अपनी लाठी उस अपराधी के गर्दन पर लगा देता है। तब तक वहाँ 10 नंबरी यानी अर्जुन भी पहुँच जाता है और उसे पूछता है कि रोजमेरी को सेठ के पास क्यों ले जाना चाहता है। इस पर वह अपराधी 2 लाख रुपये में सौदे होने की बात करता है। तब 10 नंबरी यानी अर्जुन फिर सवाल करता है वह कैसे जानता है कि उस सेठ की बेटी है। तो इस पर वह कहता है कि इसकी माँ को मैंने ही टपकाया था। और जब 10 नंबरी इसकी माँ को टपकाने को लेकर सवाल करता है तो वह कहता है कि पेट की खातिर। और फिर वह उस मामले के बारे में भी बताता है कि सेठ करमचंद को इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके गैंग के आका को इस बात की जानकारी लग गई थी कि करमचंद की पत्नी सुंदरी को नकली नोटों की कारोबारियों की जानकारी मिल गई है और वह अदालत में जाकर इंस्पेक्टर शिवनाथ यानी 10 नंबरी के पिता को बचाने जा रही है। उसने 10 नंबरी को यह भी बताया कि उसके पिता नकली नोट के मामले में निर्दोष होते हुए भी कलकत्ता जेल में सड़ रहे हैं, लेकिन वह अपराधी नकली नोट के आका के बारे में कोई जानकारी दे पाता। इससे पहले ही नकली नोट के कारोबारियों ने एक अन्य अपराधी की मदद से उसकी दूर से ही गोली चलाकर हत्या कर दी और फरार हो गया। इसके बाद 10 नंबरी रोजमेरी को इसके पिता सेठ करमचंद के पास ले जाने के लिए कहते हुए उसे जमादार कहता है तो वह चौंक जाता है, कहता है कि तुमने मुझे पहचान लिया। और फिर कहता है कि रोजमेरी को इसके पिता तक पहुंचाने के क्रम में अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो फिर क्या होगा। इस पर 10 नंबरी उसे चाय वाले के यहाँ छुप कर रहने की बात करता है और वहाँ से किसी भी प्रकार की कोई खतरा नहीं होने की बात बताता है। जब रोजमेरी उसके यहाँ रहने के बारे में सवाल करती है तो कहता है कि वह अभी तुरंत कोलकाता जाएगा और वह वहाँ से कलकत्ता चला जाता है। कलकत्ता जेल में जब वो अपने पिता से मिलता है तो वहाँ उसे तड़पते हुए पाता है। जेल में मिलने पर 10 नंबरी यानी अर्जुन के पिता उसे बताते हैं कि निर्दोष होने के बावजूद से नकली नोट के कारोबार के आरोप में फंसा दिया गया, जबकि वह नकली नोट के कारोबारियों को जेल में ठूस कर उसके धंधे पर रोक लगा रहा था। उसने यह भी बताया कि उसका बेटा अर्जुन और पत्नी राधा उसके जेल जाने के बाद किस हालत में जी रहे होंगे, इसे पता लगाने के लिए वह कई बार जेल से भागा और बाहर आया, लेकिन वह अपनी पत्नी और बेटे से मुलाकात नहीं कर पाया। उल्टे बाद में पकड़े जाने पर उसकी सज़ा बढ़ती चली गई। अभी भी उसकी सज़ा के 5 वर्ष बाकी हैं। इस पर जब 10 नंबरी यानी अर्जुन उसे नकली नोट के संदिग्ध अपराधियों के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उसमें उसका एक दोस्त सेठ करमचंद की भी बड़ी भूमिका है। इसके बाद 10 नंबरी वापस लौट आता है। सेठ करमचंद अपनी खोई बेटी के मिलने से बहुत खुश है। वह अपनी बेटी का नाम अनुपमा रखता है और उसे पाने की खुशी में अगले ही दिन शहर में एक बड़ी पार्टी देने की बात अपनी बेटी से करता है। इस पर उसकी बेटी अनुपमा यानी रोजमेरी उसे उस दिन पार्टी नहीं करने की बात कहकर कहती है कि इस समय उसकी नज़र में इस शहर का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मौजूद ही नहीं है। जब तक वह आ नहीं जाएगा तब तक यह पार्टी आयोजित नहीं की जाएगी। और एक दिन वह 10 नंबरी से मिलने उसके घर जाती है, लेकिन 10 नंबरी यह जानकर कि अब वह सेठ करमचंद की बेटी हो गई और सेठ करमचंद नकली नोट के कारोबार में संलिप्त है और उसके पिता के जेल जाने का एक बड़ा कारण है, तो अनुपमा के बार बार जिद करने पर भी वह उसकी तरफ मुंह नहीं करता है। लेकिन अनुपमा बार बार जिद कर आखिर उसे अपनी पार्टी में आने के लिए राजी कर ही लेती है। इस पार्टी में अनुपमा का परिचय वह
अनुपमा 10 नंबरी का परिचय अपने पिता सेठ करमचंद से कराते हुए कहता है कि बीते दिन यही उसका एक सहारा हुआ करता था। करमचंद का दोस्त एक दरोगा जयचंद 10 नंबरी के यहाँ आने को लेकर तंज कसते हुए कहता है कि करमचंद की बेटी मिल जाने की खुशी में आयोजित इस पार्टी में शहर के सभी प्रतिष्ठित लोग शामिल हैं, तो शहर का छटा हुआ गुंडा भी इसमें शामिल है। इस पर 10 नंबरी यानी अर्जुन पलटवार करते हुए कहता है कि कहने के लिए तो उसके पास भी बहुत कुछ है, और अगर कोई कहे तो मैं सबके सामने सबकी पोल खोल कर रख दूं। इस पर सेठ करमचंद वहां आ जाता है और 10 नंबरी से कहता है कि मेरी बेटी तुम्हें बहुत चाहती है, इससे तुम्हें यहाँ मनमानी करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। फिर 10 नंबरी यानी अर्जुन एक गाना के माध्यम से सबों को यह बता देता है कि उसके पास सभी के पोल मौजूद है और कौन क्या कर रहा है वह अच्छी तरह से जानता है, और अगर उसने मुंह खोला तो सबको थरथरी लग जाएगी। पार्टी के खत्म होने के बाद सेठ करमचंद अपनी बेटी अनुपमा से अपने पुराने सारे रिश्ते तोड़ लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह अब एक इज्जतदार खानदान की बेटी है। इस पर वह कहती है कि सबसे पुराना रिश्ता तो उसका अपने पिता करमचंद के साथ ही है, और जहाँ तक इज्जत की बात है तो आपकी बेटी 20 साल तक फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजारती रही। बात अगर संजोग की जाए तो कौन जाने कल अर्जुन भी अच्छे खानदान का निकल जाएगा। एक दिन 10 नंबरी का दोस्त बनकर जमादार करण सिंह उससे मिलता है और कहता है कि नकली नोट के धंधेबाजों को पकड़ने के लिए उसे भी नकली नोट के कारोबार में उतरना पड़ेगा, और तब उसे एक नवाब की कहानी बताता है जो नकली नोट छापने का काम किया करता था, लेकिन उसकी सारी कमान उसकी प्रेमिका दिलरुबा दिल्ली वाली के पास रहता था, जिसकी भूमिका बिंदु ने निभाई है। उसने नवाब साहब को इतना निचोड़ा कि नवाब साहब अल्लाह के प्यारे हो गए। अब अकेले ही वह इस नकली नोट के धंधे को चलाती है। वह पुलिस से बचने के लिए हमेशा अपना डेरा बदलते रहती है। इस समय वह दिल्ली से बम्बई आई हुई है, लेकिन उस तक पहुंचना थोड़ा आसान नहीं है, क्योंकि वह अभी भी नवाब साहब की यादों में ही खोई रहती है। फिर जमादार करण सिंह और 10 नंबरी वेश बदलकर दिलरुबा दिल्ली वाले के पास आते हैं, और पहले उसकी नज़दीकी पाने के लिए नवाब के रूप में 10 नंबरी का उससे परिचय कराता है। फिर वह दिलरुबा दिल्ली वाले से कहता है कि नवाब साहब उसे ढेर सारी जायदाद में से आधा उसके नाम और आधा उसके बच्चे के नाम कर देंगे। तब वह कहती है कि उसके तो बच्चे हैं ही नहीं। इस पर नवाब का शागिर्द बना जमींदार कहता है कि ताल्लुक़ बढ़ेंगे तो बच्चे भी होंगे, फिर सारे ज़मीन नवाब साहब की आपकी नाम हो जाएगी। इस खुशी में दिलरुबा दिल्ली वाली उसे बख्शीश के तौर पर कुछ रुपये देती है। यह रुपया लेकर वह खुशी खुशी वहाँ से जाता है और नीचे उसके ड्रामिस्टिस्टों की एक कंपनी से बात करता है। उसके साथ रिहर्सल पूरे हो जाने की बात कर जब वह वापस लौटता है तो पहले नवाब साहब दिलरुबा दिल्ली वाले के पास जाते हैं और दिलरुबा दिल्ली वाली से प्यार करने लगते हैं। इस बीच उसका शागिर्द दिलरुबा दिल्ली वाली के द्वारा नकली नोट दिए जाने की बात करते हुए जेल होने की बात बताता है। फिर नवाब के रूप में 10 नंबरी यानी अर्जुन उससे नकली नोट छापने की बात उगलवा लेता है। एक दिन अनुपमा 10 नंबरी यानी अर्जुन से मिलने के लिए आता है। उसे बताती है कि उसके पिता उसे अकेले में मिलना चाहते हैं। तब 10 नंबरी यानी अर्जुन कहता है कि इस समय की स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि बड़े उथल पुथल भी हो सकते हैं, और इसी क्रम में सेठ करमचंद की स्थिति बिगड़ने को लेकर भी रोजमेरी से सवाल करता है। तब रोजमेरी कहती है कि उसके लिए सब कुछ 10 नंबरी है और उसे किसी बात का कोई मलाल नहीं, उसके पिता कुछ नाराज़ हो जाएं। वहाँ सेठ करमचंद 10 नंबरी से अनुपमा को भुलाकर दूर कहीं बस जाने के लिए उसे मुँहमांगी कीमत देने की बात करता है, लेकिन खुद जब वह मुँहमांगी कीमत की बात 50,000 से शुरू कर 1 लाख में समाप्त कर देता है तो इसके जवाब में 10 नंबरी उसे 2 लाख रुपये देते हुए कहता है कि अनुपमा अपनी ज़िंदगी को लेकर जो फैसला करेगी या उस पर ही छोड़ दो, और हाँ इससे भी अगर रुपये कम पड़ रहे हों तो वह और पैसा देगा। इसके बाद 10 नंबरी वहाँ से निकल जाता है। तभी सेठ करमचंद का साथी दरोगा जयचंद अंदर आ जाता है और 10 नंबरी के पास इतने पैसे होने पर हैरानी जताते हुए दिलरुबा दिल्ली वाले की महफिल में शाम में छापा मारने की बात करता है। पुलिस दिलरुबा दिल्ली वाले के कोठे पर छापा मारती है। खुद दरोगा जयचंद जो करमचंद वाले नकली नोट छापने के अपराधियों का सरगना है और पुलिस रहते हुए वर्दी की आड़ में इस घटना को अंजाम देता है। वो अपनी निगरानी में छापेमारी करता है ताकि वहां से प्राप्त सबूतों के आधार पर 10 नंबरी यानी अर्जुन को पुलिस गिरफ्त में लेकर अपने नकली नोट के धंधे को परवान चढ़ा सके। लेकिन 10 नंबरी को इसकी भनक लग गई। वह वहां से रुपये छापने का ब्लॉक लेकर उड़नछू हो गया और पुलिस को वहां से वैरंग वापस लौटना पड़ा। 10 नंबरी के इस काम के लिए जमादार करण सिंह उसकी प्रशंसा करता है। तब 10 नंबरी कहता है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है
उसने कुछ नकली नोट करमचंद के अड्डे पर छोड़ दिए हैं, जिससे बौखलाकर वह इस ब्लॉक को प्राप्त करने की चाल चलेगा। करमचंद का ग्रुप 10 नंबरी के छोड़े गए नोट की जांच कर बताता है कि बेशक यह नोट नकली है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक और अन्य जांचों से नकली सिद्ध करने में पूरा दिन लग गया। इसलिए यह नोट अगर बाज़ार में आ गया तो फिर अपने नोटों को कोई पूछने वाला नहीं है। करमचंद को जब इस बात की जानकारी मिलती है तो वह 10 नंबरी को बुलावा भेजता है। यहाँ आकर 10 नंबरी कहता है कि रोज़मेरी यानी अनुपमा को लेकर वह कोई बात करना नहीं चाहता है, लेकिन अन्य मुद्दों पर वह खुलकर बातें करने के लिए तैयार है। इस पर जब करमचंद उससे ब्लॉक की मांग करता है तो वह कहता है कि नकली नोट छापने का ब्लॉक वह नहीं दे सकता, लेकिन हाँ पार्टनरशिप कर सकता है 30% के शेयर देकर। आगे वह कहता है कि उसने कभी किसी का ज़्यादा शेयर नहीं दिए हैं, लेकिन अनुपमा के खातिर वो 50% शेयर करमचंद को देने के लिए तैयार है। इसके बावजूद करमचंद पहले तो उससे ब्लॉक लेने का प्रयास करता है, लेकिन जब वह एकदम से ब्लॉक न देने की बात पर अड़ जाता है तो वह उसे कुछ और % शेयर बढ़ाने की बात करता है और एक दिन का मौका चाहता है। तब 10 नंबरी यानी अर्जुन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप अपने आप कोई निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि आपके ऊपर किसी दूसरे का हाथ है। इसे लेकर जब करमचंद आश्चर्य व्यक्त करता है तो वह एक पेपर वेट को उठाकर शीशे की खिड़की पर दे मारता है, जिससे पीछे छिपा दरोगा जयचंद सामने आ जाता है। वह विजय को 10 नंबरी की नकली नोट छुपाने के मामले में गिरफ्तार कर लेता है और पुलिस से उसे तब तक पीटने के लिए कहता है जब तक कि वह ब्लॉक कहाँ छुपाया है इसका राज नहीं खोल देता है। पुलिस उसे खूब पीटती है, लेकिन फिर भी वह उसे ब्लॉक के रखे होने का स्थान नहीं बताता है। दरोगा जयचंद इस मामले को लेकर करमचंद से हटकर कुछ अन्य लोगों के साथ विचार मंथन कर रहा है, ताकि 10 नंबरी पर नकेल कसकर आगे का रास्ता तय किया जा सके। अनुपमा इन लोगों की बात छिप कर सुन रही थी, तभी दरोगा जयचंद उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसका पीछा करते हुए करमचंद के ऑफिस तक पहुंच जाता है। करमचंद दरोगा जयचंद से इस मामले में अपनी बेटी को अलग रखने की बात करता है, तो जयचंद उल्टे उसे ही धमका देता है कि इसने 24 पे मेरी बात सुनी है। तभी कोई दरोगा जयचंद को यह बताता है कि 10 नंबरी बार बार पीटे जाने के बावजूद कुछ नहीं बता रहा है। तब जयचंद उसे भी वही बुला लेता है और कहता है कि अपनी मौत के खातिर भले ही वह कुछ भी सह सकता है, लेकिन रोज़मेरी यानी अनुपमा को जब प्रताड़ित किया जाएगा तो वह सब कुछ बता देगा। करमचंद अपनी बेटी के इस प्रकार होर से हो रहे अपमान को बर्दाश्त नहीं करने की बात जब जयचंद से करता है, जयचंद उसे धमकी देता है कि तुम मेरा एक मोहरावर हो, तुम्हारी पत्नी की भी मैंने हत्या कर दी थी जब उसने मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी, और अब तुम सभी लोगों को मैं हत्या करवा सकता हूँ। इसके बाद वह वहाँ 10 नंबरी को भी लाया जाता है और उसे ब्लॉक नहीं देने की स्थिति में रोज़मेरी यानी अनुपमा के साथ कुछ भी बुरा सलूक करने की धमकी देता है। फिर वह अनुपमा को वहाँ से एक अज्ञात स्थान पर हाथ पैर बांधकर एक तंग कोठरी में बंद कर देता है। रोज़मेरी अर्थात अनुपमा का पता नहीं चलने और इसी स्थिति में उसके साथ कुछ अनहोनी की घटना से आशंकित होकर 10 नंबरी यानी अर्जुन दरोगा जयचंद के एक महत्वपूर्ण अपराधी जंगी के पास जाता है, जो उस समय अपनी पत्नी के मुंह से यह सुनकर कि उसे जल्दी ही पुत्र रत्न प्राप्त होने वाला है भविष्य की योजनाएं बना रहा होता है। 10 नंबरी यानी अर्जुन उसे पिस्तौल का भय दिखाकर रोज़मेरी अर्थात अनुपमा का पता बताने के लिए कहता है और ना बताने की स्थिति में जान मार देने की धमकी देता है। इससे घबराकर जंगी की पत्नी उसे पता बता देने के लिए कहती है। तब वह कहता है कि वह रोज़मेरी यानी अनुपमा का पता इसे बता देता है तो जयचंद के दूसरे गुंडे उसे मार देंगे। इस पर 10 नंबरी यानी अर्जुन उसे रक्षा का वचन देता है। तब वो बताता है कि रोज़मेरी को यहाँ से दूर एक धोबी घाट पर एक तंग कमरे में हाथ पैर बांध कर रखा गया है और उसकी सुरक्षा के लिए अपराधी धोबी के वेश में चारों तरफ फैले हुए हैं। रोजी का पता मिल जाने के बाद अब 10 नंबरी यानी अर्जुन और जमादार करण सिंह वेश बदलकर उस धोबी घाट पर पहुंच जाते हैं। 10 नंबरी यानी अर्जुन वहीं छिप जाता है और जमादार करण सिंह धोबी बने अपराधियों के बीच पहुंच जाता है। जब वहाँ अपराधी जमादार करण सिंह से उसके बारे में पूछता है तो वह एक गाना के माध्यम से खुद को धोबी बताते हुए खूब मस्ती करता है और उसी क्रम में रोज़मेरी यानी अनुपमा को अपराधियों के चंगुल से बचाकर बाहर ले आता है, जिसे देखकर अपराधी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो 10 नंबरी यानी अर्जुन वहाँ पिस्तौल से धमाका कर सिर्फ 4 लोगों को करण सिंह से लड़ने के लिए कहता है। रोज़मेरी से सिर्फ लड़कियों के ही लड़ने का भी बात हुआ कहता है। खुद को हारता देख जब और अपराधी लड़ने सामने आता है तो 10 नंबरी यानी अर्जुन गोली चलाकर उसे मार देता है, जिससे अपराधियों का हौसला पस्त हो जाता है और रोज़मेरी यानी अनुपमा आज़ाद हो जाती है। रोज़मेरी से मिलने के बाद राधा के मानसिक हालात में तेज़ी से सुधार होता है और मनोचिकित्सक उसे अब पूर्ण रूप से स्वस्थ बताते हैं। तभी वहाँ दरोगा जयचंद आ जाता है और कुछ पूछताछ करने की बात कहकर राधा को अपने साथ लेकर अपने अड्डे पर चला आता है।
यहाँ राधा उसे पहले ही की तरह भैया कहते हुए अपने पति इंस्पेक्टर शिवनाथ को निर्दोष साबित करने की गुहार लगाती है, लेकिन दरोगा जयचंद उसे अब अपना रूप दिखाता है कि वह काफ़ी डर जाती है। तभी जयचंद के अपराधी 10 नंबरी यानी अर्जुन को लेकर उसके पास आता है। राधा इसे देखकर भाव विवल हो जाती है। 10 नंबरी यानी अर्जुन भी अपनी माँ को स्वस्थ देखकर भाव विवल हो जाता है। अर्जुन अपनी माँ राधा का हाथ अपने सिर पर रखने के लिए कहता है, लेकिन दरोगा जयचंद उसे ऐसा करने से रोक देता है कि जब तक वह नकली नोट छापने का ब्लॉक उसे नहीं देता तब तक वह ऐसा नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, वह उस दोनों की जान लेने की भी धमकी देता है। इस पर 10 नंबरी यानी अर्जुन कहता है कि मेरी जान लेने से भी तुम्हें ब्लॉक नहीं मिलेंगे, फिर यह ब्लॉक मेरे पास है भी नहीं, यह तो मैं अस्पताल में माँ के तकिए के नीचे रख दिया था। इस पर राधा इस बात से इनकार करती है कि वहाँ कोई ब्लॉक इसके तकिए के नीचे रखा गया था। तब 10 नंबरी यानी अर्जुन उसे अपने सर पर हाथ रखकर कसम खाने के लिए कहती है। पुत्र मुँह में राधा ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन जयचंद इसके लिए दबाव बनाता है। तब वह अर्जुन को बचाने के लिए उसके सिर पर हाथ रखकर कसम खाती है। इस पर 10 नंबरी यानी अर्जुन दरोगा जयचंद से कहता है कि ब्लॉक मेरी माँ के पास नहीं है, ब्लॉक तो मेरे पास है, मैं तो सिर्फ उसका आशीर्वाद लेने के लिए एक नाटक कर रहा था। इस पर जयचंद अपने आदमियों से कहता है कि वह 10 नंबरी को अलग से ले जाकर प्रताड़ित करे और जिससे वह ब्लॉक देना स्वीकार कर ले, और नहीं तो फिर इस दोनों की जान ले ली जाएगी, इसकी माँ की जान पहले ली जाएगी, और इसके लिए वह 10 नंबरी को 3 दिन का समय देता है। दरोगा जयचंद माँ की हत्या न कर दे, इस डर से 10 नंबरी यानी अर्जुन जब अपने घर पर उस नकली नोट छापने वाले ब्लॉक को लेने आता है तो यहाँ उसे ब्लॉक नहीं मिलता है। तब वहाँ मौजूद जमादार करण सिंह से कहता है कि वह ब्लॉक मुझे दे दो। इस पर जमादार करण सिंह उसे 50-50 का सौदा करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके ही कारण 10 नंबरी दिलरुबा दिल्ली वाले से यह ब्लॉक मिल पाया था, जहां उसे नकली नोट छापने का यह ब्लॉक मिला था। साथ ही उसे नकली नोट छापने वाले गिरोह के असली सरगना के बारे में भी वह जानना चाहता है। रोजमेरी यानी अनुपमा का पिता सेठ करमचंद इस गिरोह का असली मालिक नहीं हो सकता, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी को इस तरह से जलील नहीं कर सकता है। वह दोनों इस बात को लेकर आपस में लड़ने ही वाले होते हैं कि सीआईडी इंस्पेक्टर वहां आ जाता है और दोनों को गिरफ्तार कर ले जाता है। सीआईडी इंस्पेक्टर 10 नंबरी यानी अर्जुन पर नकली नोट छापने के धंधे में शामिल होने का आरोप लगाता है। तब जमादार करण सिंह भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि उसे भी पहले यही लगता था। इस पर सीआईडी इंस्पेक्टर गुस्सा जाता है और कहता है कि तुम भी तो एक भगोड़ा अपराधी जमादार करण सिंह हो। इसके बाद जमादार करण सिंह लापरवाही से आकर सीआईडी इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठ जाता है, जिससे सीआईडी इंस्पेक्टर का गुस्सा भड़क जाता है और वह उसे कई अपशब्द सुनाते हुए वहाँ से उठने के लिए कहता है। इस पर जब वो अपना आई कार्ड सीआईडी इंस्पेक्टर को दिखाता है तो वह भौंचक्का रह जाता है, क्योंकि यह जमादार करण सिंह एक भगोड़ा अपराधी नहीं बल्कि सीबीआई का एक जिम्मेदार अधिकारी है। उसके बाद वह सीआईडी इंस्पेक्टर को वहां से जाने के लिए कहता है और एकांत में 10 नंबरी यानी अर्जुन से नकली नोट छापने वाले गिरोह के असली सरगना का नाम पूछता है। वह उसे कानून पर भरोसा रखने के लिए भी कहता है। हालांकि 10 नंबरी यानी अर्जुन उस सब का नाम नहीं बताता और कहता है कि कानून और पुलिस के ही चलते उसकी यह स्थिति हुई है। अगर समय पर वह ब्लॉक लेकर अपराधियों तक नहीं पहुंचा तो उसकी मां की मौत भी इसी कानून और पुलिस की वजह से होगी। इसके बाद जमादार करण सिंह, जो अब सीबीआई अधिकारी बन चुका है, वह सीआईडी अधिकारी को बुलाकर अपने सहयोगी रूपा शर्मा को भेजने के लिए कहता है, जिसने दिलरुबा दिल्ली वाली की भूमिका निभाई थी। उसे देखकर 10 नंबरी यानी अर्जुन हतप्रभ रह जाता है। तब सीबीआई अधिकारी करण सिंह उसे बताता है कि सीबीआई अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर मुसीबत मोल लेता है, और फिर वह अपने सीबीआई सहयोगी रूपा शर्मा से नकली नोट छापने वाला ब्लॉक 10 नंबरी को दिलवा देता है, ताकि उसकी माँ की जान ना जा सके, और वह उसे लेकर जल्दी से जाने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद वह रूपा शर्मा से पूछता है कि उस ब्लॉक में तो ट्रांसमीटर लगा दिए गए होंगे। रूपा शर्मा हाँ में जवाब देती है। तो फिर वह उस ट्रांसमीटर का रिसीवर लेकर सीआईडी इंस्पेक्टर को बताता है कि यहाँ से जैसे ही 10 नंबरी यानी अर्जुन अपराधियों के पास ब्लॉक देने जाएगा, उसकी सारी जानकारी इस ब्लॉक में लगे ट्रांसमीटर के माध्यम से यहाँ मिलती रहेगी। 10 नंबरी उसे नकली नोट छापने वाले ब्लॉक को लेकर तेजी से कार चलाते हुए अपने गंतव्य की ओर जा रहा है। इधर सीबीआई अधिकारी करण सिंह उसके यहाँ से जाने की हर गतिविधि पर नज़र रखते हुए एक रोड मैप तैयार कर रहा है, जिससे वहाँ से 35 किलोमीटर दूर जाने पर कार रुक जाती है। 10 नंबरी वहाँ जाकर नकली नोट छापने वाला दोनों ब्लॉक दरोगा जयचंद को दे देता है, जो इस नकली नोट छापने वाले ब्लॉक को पाकर काफ़ी खुश होता है। फिर वो अपने आदमियों को कहता है कि 10 नंबरी ने अपना काम कर दिया, अब तुम लोग इसके साथ अपना काम करो। और इसके बाद वो अपराधी उसे एक तहखाना में ले जाकर बंद कर देता है, जहाँ पहले ही से रोजमेरी यानी अनुपमा का पिता सेठ करमचंद बंद है। इसके अलावा वहाँ से दरोगा जयचंद का हमशक्ल भी दिखता है।
10 नंबरी उससे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है तो वो बताता है कि वो असली दरोगा जयचंद है, और जो दरोगा जयचंद बना हर जगह घूम रहा है वो मेरा हमशक्ल जुड़वा भाई है, जो असल में एक अपराधी है। तब तक दरोगा बनकर रहने वाला नकली जयचंद खुद वहां आकर 10 नंबरी यानी अर्जुन को सारी जानकारी बताता है, किस प्रकार से वह पाकिस्तान से आकर भारत के बॉर्डर वाले एरिया में रहा। यहाँ उसका संपर्क नकली नोट बनाने वाले अपराधियों से हुआ। फिर एक दिन उसके भाई ने ही उसे इस अपराध के लिए गिरफ्तार करना चाहा, तब मैंने उस धोखे से उसकी पिस्टल छीनकर उसे धमका कर अपने कैद खाने में कैद कर लिया, और उसके बाद से खुद उसकी जगह दरोगा बना हुआ हूँ, और इस काम में करमचंद उसकी बहुत मदद कर रहा है, और वह नकली नोट का भी धंधा इस समय कर रहा है। और जिस आदमी से उसने शिवनाथ के घर में नकली नोट रखवाए थे, और उसने ही वहाँ पर उसको जहर की सुई दिलवाई थी ताकि शिवनाथ को इस रास्ते से हटाया जा सके। और तुम भी धीरे धीरे मेरा रास्ता का कांटा बनने लगे, इसलिए तुमसे भी मुझसे लड़ाई करना पड़ रहा है था। मुझसे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान में हर कोई मुझे दरोगा जयचंद ही जानता है। इस बीच उसके कुछ अपराधी उसे यह बताते हैं कि इस नकली नोट छापने के ब्लॉक में भी ट्रांसमीटर लगा हुआ है, तब वह ट्रांसमीटर की तार को काट देता है, जिससे सीबीआई अधिकारी करण सिंह जिस सूचना को प्राप्त कर वहां आ रहा था उसका संपर्क टूट जाता है। फिर वो अपने अपराधियों को अपने भाई को दरोगा के ड्रेस में यहाँ लाने के लिए कहता है। सीबीआई अधिकारी को भरमाने के उद्देश्य से उसे गोली मार देता है ताकि सीबीआई अधिकारी को लगे कि दरोगा जयचंद मर चुका है। इसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। उसके फरार होते ही सीबीआई अधिकारी करण सिंह वहाँ पहुँच जाता है। तब असली दरोगा जयचंद उसे अपने भाई के बारे में बताता है, साथ ही यह भी कहता है कि वो अपने साथ 10 नंबरी और उसकी माँ को भी लेकर यहाँ से भाग गया है। नकली दरोगा जयचंद यहाँ से सेठ करमचंद राधा 10 नंबरी यानी अर्जुन और रोजमेरी अनुपमा को बंधक बनाए हुए है। वहाँ रोजमेरी को रानी बनाने की बात करता है तो करमचंद उसे धिक्कारते हुए कहता है कि अपने दोस्त की बेटी से इस प्रकार की घटिया बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे जीते जी तुम ऐसा हरगिज नहीं कर पाओगे। इस पर वह कहता है कि तुम खुद को क्या जीवित समझते हो, और ऐसा कहते हुए उसे मारने के लिए उस पर रिवॉल्वर तानता है, लेकिन फिर कुछ सोच कर यह कहते हुए पहले इसका आशिक 10 नंबरी यानी अर्जुन को मार लेता हूं, और वह अर्जुन की तरफ निशाने लगाने लगता है तो राधा चिल्ला उठती है कि बेशक मुझे मारो लेकिन मेरे बेटे को जिंदा छोड़ दो। इस पर नकली दरोगा जयचंद 10 नंबरी यानी अर्जुन से यह तय करने के लिए कहता है कि वह बताए कि वह किसमें छोड़े और किसी गोली मार दे। एक तरफ उसकी प्रेमिका रोजी है तो दूसरी तरफ उसकी माँ राधा है। तब वह 10 नंबरी यानी अर्जुन अपनी माँ को बचाने की बात करता है। इस पर नकली जयचंद रोजमेरी के पास जाकर कहता है कि देख लिया इसका प्रेम, इसने तुम्हें मारने के लिए छोड़ दिया और अपनी माँ को बचा लिया। फिर वह रोजमेरी से कहता है कि अगर तुम मेरी रानी बनकर रहना स्वीकार करो तो मैं तुम्हारे पिताजी को भी जिंदा छोड़ सकता हूँ। इस पर रोजमेरी अपनी सहमति दे देती है। फिर वह एक गाना के माध्यम से नकली जयचंद को शराब पिलाती है और हंटर मार मार कर 10 नंबरी के बंधन को तोड़ देती है, लेकिन तब तक नकली जयचंद को इसका आभास हो जाता है। वो अकेले 10 नंबरी को एक गैस चैम्बर में ले जाकर वहाँ गैस भर देता है ताकि 15 मिनट के अंदर उसकी जान चली जाए उस गैस से घुटन के कारण। यहाँ 10 नंबरी को एक ट्रांसमीटर मिलता है जिससे वह सीबीआई अधिकारी करण सिंह से संपर्क कर बताता है कि वह इस समय कहाँ है और 15 मिनट तक अगर पुलिस नहीं आई तो उसकी जान चली जाएगी। इस पर करण सिंह तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए नकली जयचंद के अड्डे पर पहुंच जाता है और इस 10 नंबरी उसके गैस चैम्बर वाले गैस को लीक कर देता है और उसकी जान बचाता है। फिर वह नकली जयचंद को पकड़कर न्यायालय के हवाले करता है, जहां सबूतों के आधार पर उसे सज़ा होती है। 10 नंबरी यानी अर्जुन के पिता इंस्पेक्टर शिवनाथ सजा मुक्त होकर पुनर्पदस्थापित होते हैं। सेठ करमचंद की सज़ा भी उसके सरकारी काम में अंत में मदद करने की वजह से कम हो जाती है। तब सीबीआई करण सिंह जेल से निकलने के बाद करमचंद से उसके घर उसकी बेटी की बारात में लेकर आने की बात करता है। साथ ही अन्य सभी लोगों को बारात में भागीदारी निभाने की बात करते करते 10 नंबरी यानी अर्जुन के पास चला आता है। 10 नंबरी यानी अर्जुन उसे सब काम सही ढंग से हो जाने के में मदद करने के लिए बधाई और आभार प्रकट करता है। तब सीबीआई अधिकारी करण सिंह कहता है कि अभी सब कुछ अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी उसके ऊपर 10 नंबर का जो ठप्पा है वह हटना बाकी है। और फिर वह उसे कानूनी प्रक्रिया बताता है जिस पर चलकर उसके 10 नंबर का लगा टैग खत्म हो जाता है और कहानी का हैप्पी एंड हो जाता है।